नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो फरीदाबाद से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप हैं श्री मंगल सेन प्रजापति जी। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वर्लपूल कंपनी के इंजीनियर हैं और खेलकूद में इनकी अपनी अलग रुचि रही है। तो श्री मंगल सेन प्रजापति जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी को नमस्कार करूंगा और नमस्कार करने के बावजूद मैं ट्रू मीडिया के संपादक श्रीमान ओम प्रकाश जी को सत सत नमन वंदन अभिनंदन करूंगा, जो कि मेरे छोटे से व्यक्ति को आपने इस लायक समझा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंगल जी, आपने ट्रू मीडिया के लिए अपना अभिवंदन पेश किया। हम जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको खेल, समाज सेवा और नेतृत्व की ओर प्रेरित किया? मेरा छोटा सा जीवन ओम प्रकाश जी इस तरह से रहा कि जब बचपन में मैं जब देखता था कि किसी प्रोग्राम में जाता था, किसी खेल कूद में जाता था, तो मेरे को थोड़ा सा रोना आता था कि मैं एक छोटे से गरीब परिवार से हूँ और लोग मेरे को बहुत पीछे वाली लाइन में खड़े करते थे और पीछे देख करके मैं रोता था, काफी रोता था। मेरे माँ बाप भी कहते थे कि आप बेटे इतना निराश क्यों होते हो। तो मेरे दिल में एक जिज्ञासा आती थी कि तुम भी कुछ करो। तो इसलिए मैंने एक दो ही चीज चुनी कि मैं एक इतना अच्छा समाज सेवी बनूं और एक खेल की दुनिया में एक नाम रोशन करूं। तो मैं खैर अलीगढ़ मोहल्ला सिकरवार से बिलोंग करता हूं और मैंने डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का मैंने नाम रोशन किया खेल के प्रांगण में और उसके आधार पर मैंने सोचा कि मेरे को आगे बढ़ना है। वाह वाह वाह! ये मंगल जी, एक जिज्ञासा होती है व्यक्ति के भीतर, वो जिज्ञासा को बाहर लाया जाए और उस जिज्ञासा को लाने के लिए आपके माता पिता ने प्रेरित किया। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आप आज आपको पूरा प्रजापति समाज आपसे परिचित है और अन्य समाज भी आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, जैसा कि मैं देखता रहता हूं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगल जी, एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस को आपने 11 सेकंड में पूरा करने का एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है। ये अनुभव आपको कैसा लगा और इसकी तैयारी आपने कैसे की, इस बारे में भी विस्तार से बताएं। कि देखो, हम प्रजापति समाज से बिलोंग करते हैं जी, और मेरे पिताजी के पास में ना लदान करने के लिए खिच्चर हुआ करती थी जी। तो मैं इस चीज को जरूर बताऊंगा जी कि मेरे पिताजी लदान करते थे, व्यापार करते थे। तो खिच्चरों को मैं जब चुगाने जाता था ना, तो उनको मैं पूंछ पकड़ के उनको भगाता था। क्या बात है! तो उनको उनके पीछे भागते 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 इतनी तेज भागता था मैं कि मेरी 100 मीटर उन जानवरों और उनसे विश्वास जीतते हुए वो 100 मीटर मैंने 11 सेकंड में की और मंडल में की और मंडल के अंदर भी मैंने गोरखपुर में की थी। क्या बात है, क्या बात है! अच्छा, उस समय जब आपने 100 मीटर की रेस 11 सेकंड में पूरी की, मुझे नहीं लगता कि अब आप कर पाएंगे, जैसा कि आपने अपना शरीर बनाया हुआ नहीं है। उस टाइम पे पीटी ऊषा का जो रिकॉर्ड था वो 9 सेकंड का था। अच्छा। तो मैंने 11 सेकंड में किया जी। वो महिला थी और मैं पुरुष था। पुरुष में भी मैं जूनियर में था। अच्छा। क्योंकि मेरा जो शरीर था अब थोड़ा सा भारी हो गया। बाकी मैं 52 किलो मेरा वेट था। तो 52 किलो के वेट को लेकर के मैं जो मेरी 100 मीटर थी बहुत ही स्पीड से थी। बहुत ही अच्छा था। वाह 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 वाह! बहुत शुभकामनाएं आपको ट्रू मीडिया परिवार की ओर से। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने एथलेटिक में 100 मीटर की दौड़ की, उसी तरह से कबड्डी, फुटबॉल जैसी टीम गेम्स में भी फॉरवर्ड खिलाड़ी रहते हुए आपने ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीखें प्राप्त की हैं, उस बारे में भी विस्तार से बताएं। मैं माननीय ओम प्रकाश जी, सीखे ये कि 100 मीटर एक ऐसी रेस है कि 100 मीटर के द्वारा ही फुटबॉल खेली जाती है और फुटबॉल का जो फॉरवर्ड खिलाड़ी होता है वो 100 मीटर जिसकी नहीं होगी वो फुटबॉल के साथ नहीं भाग सकता। उसी तरह से कबड्डी होती है। कबड्डी के अंदर जब तक आपकी लॉन्ग जंप सही नहीं है, आपका एक्सपीरियंस सही नहीं है, जब तक आप कबड्डी को भी नहीं सही तरह से खेल सकते। तो मैं इसीलिए एक ही चीज कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में ये धारणा की थी कि मैं जो भी काम करूंगा वो फॉरवर्ड ही करूंगा। क्या बात है, क्या बात है! उस 100 मीटर रेस की ही एक वो है जिसे मेरी आज तक
आज तक के जीवन के बता रहा हूँ, मैंने अभी तक फॉरवर्ड के अलावा कहीं पर खेलना नहीं सीखा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी तरह का क्षेत्र हो, मैं फॉरवर्ड ही रहा हूँ। वाह 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 वाह, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप फॉरवर्ड ही रहे और फॉरवर्ड होकर ही आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। मंगल जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस वर्ष 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। वो अपना एक कार्यक्रम बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पूरे देश विदेशों में कार्यक्रम चल रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न पदों पर आप कार्य करने का अनुभव रहा है, इसमें आपके व्यक्तित्व को कौन सा पक्ष सबसे अच्छा निखरा आरएसएस के साथ जुड़ने से, इस विषय में भी बताएं। हाँ, ये संघ एक आरएसएस एक नॉन राजनीतिक संगठन है जी, और ये सामाजिक संगठन है। इसकी एक पीड़ा थी, हमारे गुरुजी की एक पीड़ा थी कि हम भारत को परम वैभव तक ले जाना। आज 100 वर्ष पूरे हो रहे, तो वो 100 वर्ष पूरे होने पर हम एक प्रत्येक घरों में जाकर के, हर व्यक्ति के परिवार में जाकर के हम ये एक जागरण कर रहे हैं कि आप संघ से जुड़ें, अपने बच्चों को प्रेरित करें और अपने हिंदुत्व की तरफ विशेष ध्यान दें, सनातन की तरफ विशेष ध्यान दें, जिससे कि ये संघ की जो हमारी परंपरा है वो एक राष्ट्र और देश और परिवार और समाज के प्रति एक आस्था भावना तक प्रेरणा देती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम आगे बढ़ते हैं मंगल जी। जैसा कि नगर गौ सेवा प्रमुख के रूप में आपने समाज में गौ सेवा को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी विशेष पहले की हैं, ये भी विस्तार से बताएं। गौ सेवा के बारे में जो कि आज प्रकल्प चल रहा है, गौ माता पे सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और प्रदेश गवर्नमेंट भी गौ माता के ऊपर विशेष ध्यान दे रही है ओम प्रकाश जी। और गौ माता ही एक ऐसा हमारा जीव है जो कि राष्ट्रीय दर्जा गौ माता को दिया गया है, जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं जी। हमने गौ माता के लिए बचाव के लिए इस तरह की पहले की कि गौ माता खाली घूमती हैं, उनके गले के अंदर लाल पट्टी बांध करके, जिससे कि कोई एक्सीडेंट ना हो अंधेरे में गाय का, तो लाल पट्टियां बांधी। जब अभी एक बीमारी आई थी प्लस के नाम से, गौ माता के ऊपर दाग हो जाते थे, उसके लिए हम लोगों ने जाकर के रोटियों में दे करके आटा में दवाइयां दी गौ माता के लिए। कोरोना काल में भी गौ माता को हमने बहुत अच्छी तरह से पारदर्शिता दिखाई गौ माता के प्रति, और हम जगह जगह जाकर के ये बोलते भी है कि आप अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर एक रोटी जरूर गौ माता के लिए निकालें, और इससे हमारा हिंदुत्व और हमारी माताओं के अंदर एक प्रेरणा जागरूक होती है। वाह 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 वाह। और दूसरा मैं एक गौ माता के लिए और भी कहूंगा कि गौ माता अपने विश्व हिंदू परिषद की अपनी एक गौशाला है फरीदाबाद के अंदर, जिसके अंदर 2000 गाय हैं। वाह। और 2000 गाय हैं, और वो भी हमारी सुरभि गाय हैं, देसी गाय। अच्छा। हाँ, देसी गाय हैं, देसी गाय 2000 गाय, जिसमें के 200 गाय ब्लाइंड हैं। अच्छा। हाँ, और 100 के करीब हैंडीकैप्ड है। और जो एक्सीडेंट हो जाते हैं हरियाणा के अंदर, पूरे फरीदाबाद के अंदर, वो हमारे गोपाल गौशाला में ही आती है, सूरजकुंड रोड पर है। आप भी आएं और अपने मित्रों को भी बताएं जी, जी। एक इसलिए भव्य गौशाला पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, मैं गोपाल गौशाला का धन संग्रह का काम करता हूँ जी। घर घर में जाता हूँ, एक पत्रक ले रखा है मैंने, और एक पर्ची के माध्यम से हम उनको प्रेरित करते हैं कि गौ माता के लिए नारा नहीं, हमें चारा चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारा नहीं, हमें चारा चाहिए गौ माता के लिए, जो आप बनता है वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है मंगल जी, जैसा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी गौ माताएं सड़कों पर विचलित करती रहती हैं, भूखी प्यासी रहती हैं, और उनको कोई साफ सुथरा करने का कुछ ऐसा नहीं होता है, और अक्सर वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती हैं। ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे गौ सेवकों के लिए, और ऐसे गाय पालने वालों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं उन गाय पालने वालों को कहूंगा, सबसे पहले तो
जी कि जो विशेष सबसे ज्यादा ये आता है कि दूध काढ़ा और गाय को छोड़ दिया। जी जी जी, ये हाँ। परंपरा आजकल दिल्ली है, एनसीआर में है। दिल्ली एनसीआर में है। हाँ जी, हाँ। परंतु मैं उन हिंदुओं को और अपने गाय पालने वाले व्यक्तियों को यही कहूंगा कि इसका आपको हर्जाना देना पड़ेगा। अब दें या बाद में दें, गौ माता के प्रति जो अत्याचार हो रहा है वो आपको जरूर देना पड़ेगा। मैं सभी गौ सेवकों को, गौ पालने वालों को यही एक वो देता हूँ कि गौ माता के साथ अपने परिवार और अपने पुत्र और पुत्री की तरह व्यवहार करें। क्या बात है, वरना आपको इसी जीवन में हाँ, उनके साथ जो आप बर्ताव कर रहे हैं वो खुद ही भुगतना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सूत्रों से पता चला है मंगल जी कि आप वर्लपूल कंपनी में पिछले 35 वर्षों से एज ए इंजीनियर पद पर, एज ए क्वालिटी कंट्रोल के पद पर कार्यरत हैं। 35 वर्षों का अनुभव आपका वर्लपूल कंपनी के साथ कैसा रहा, ये भी हमारे दर्शकों को साझा करें। वर्लपूल कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी है जी, और फॉरेन की कंपनी है, और इसमें मैं जो है 33 साल अब होने जा रहे हैं मेरे। अच्छा, और 2026 में फरवरी में मेरी रिटायरमेंट है। अरे वाह वाह हाँ, वाह वाह। तो मैंने जहाँ से एक ही सोच बना के रखी कि जहाँ पर पेट भरने के लिए हमें साधन है तो हम उसको कर्म ही पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने पूजा की तरह उस कंपनी को संभाला जी, और आज वो कंपनी वर्लपूल कंपनी बहुत अच्छे कोई ऐसी घटना बताइए जिसने आपके दिल को झकझोर दिया हो, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, क्योंकि 35 वर्षों का साथ किसी भी स्थल पर, पूजा स्थल पर, कर्म स्थल पर की जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है। घटनाएं तो ओम प्रकाश जी आती रहती हैं, परंतु उनको इग्नोर करना चाहिए मेरे हिसाब से घटनाओं को। जी, क्योंकि जब हम अच्छे पटल पर चलते हैं ना तो कांटे और ठोकरें लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसा संस्मरण आप साझा करें ताकि कुछ उससे सकारात्मकता हमारे दर्शकों को मिले। अच्छा, मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ में जो घटना है हुई थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था एक उस पे, तो मैंने काफी लोगों को प्रेरित किया कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए जी। परंतु उस समय किसी ने नहीं देखा मेरे को, मेरे खून बहता रहा। और उस टाइम पर मेरी साली की शादी थी जी, और मेरे को शाम को ही जाना था, शाम को ही जाना था, अगले दिन शादी थी। तो मैंने घर पे भी अपने किसी को भी नहीं बताया। मैंने हिम्मत को, अपने वजूद को बनाए रखा, अपनी हिम्मत को बनाए रखा। मैंने जाकर के ड्रेसिंग कराया, रिक्शा में बैठ करके ड्रेसिंग कराया। ड्रेसिंग करा करके मैं अगले दिन अपने वहां पहुंचा जहाँ पे शादी थी। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि आप किसी तरह से घबराएं नहीं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो आप सीधा सबसे पहले प्रशासन को इन्वॉल्व करें और प्रशासन के बाद में आप हो सकता है तो उसको मेडिकल तक जरूर पहुंचाएं, हॉस्पिटल तक, कहीं सुविधा तक जरूर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा संदेश है आपका मंगल जी। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे चल रही हैं और हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और लाइक और कमेंट्स भी निरंतर कर रहे हैं। आपको बहुत साधुवाद। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि प्रजापति समाज में आप शिक्षित बच्चों को सम्मानित करते हैं, ये पहल, ये जो सार्थक पहल है, ये कैसे आपके दिमाग में आई, ये प्रेरणा कैसे जागृत हुई, इस विषय में भी बताएं। तो मैं माननीय ओम प्रकाश जी यही कहूंगा कि हमारी एक प्रजापति समाज को जो लोग कहते हैं ना कि बहुत छोटी समाज है, तो मैं इस बात का मैं वो करता हूँ, हनन करता हूँ कि हमारी प्रजापति समाज ही तो है कि जो सृष्टि की रचयिता है। वाह। तो जो शिक्षित बच्चे हैं उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाए। वाह। तो मेरे दिल में यही पहल आई कि जहाँ पर जो बच्चा हमको ये लग रहा है कि ये अच्छे पढ़ने में है और अच्छे मार्ग से कर रहा है, तो हमने जाकर के उन लोगों को एक जिला के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से हम उन बच्चों को बुला करके उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनका मनोबल आगे बढ़े और IAS IPS निकल के आए। ये समाज का जो सुधार होगा ये शिक्षा से होगा, और शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा
वही दहाड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है मंगल जी। और जैसा कि हमें ये भी पता लगा कि आप गरीब कन्याओं के विवाह को भी कराते हैं और निःशुल्क कराते हैं। ये ऐसा कार्य करने के दौरान बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। उन चुनौतियों को हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले और वो भी ऐसे कुछ अच्छे काम करने की शुरुआत करें। तो ये विवाह सम्मेलन जो होते हैं कि सबसे पहले तो हमारी समाज में ये जरूर आता है कि मैं अपनी बेटी की शादी सम्मेलन में नहीं करूंगा, चाहे मेरे को घर पे कन्यादान करके बुला करके 4 आदमियों से शादी कर दूं, पर मैं सम्मेलन में नहीं करूंगा। मैं उन समाज सेवी और समाज के व्यक्तियों को ये अवगत कराना चाहता हूं कि सम्मेलन में शादी करने से सबसे पहले मैं अपने आप को कहता हूं, मैंने अपने बेटे की शादी सम्मेलन में की और 30 लाख रुपए बचाया मैंने। वाह, 30 लाख रुपए बचाया। 30 लाख रुपए से मैंने बच्चे के लिए एक 100 गज का प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट के अंदर मैंने मेडिकल स्टोर खुलवाया और आज मेरा बेटा मेडिकल स्टोर चला रहा है। तो अपना सबसे पहले इन चीजों पे ध्यान दें कि भाई हमको जो सुविधा मिल रही है समाज के प्रति, और उस समाज से सुविधा लें, अपनी बच्चियों की शादी सम्मेलन से कराएं, उस पैसे को बचाएं और उस पैसे से अपने बच्चों का भविष्य बनाएं और पढ़ाएं। वाह वाह वाह, बहुत सार्थक संदेश आपने दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं मंगल जी, जैसा कि आपको हाल ही में प्रजापति गौरव रत्न और ऑनरी डायरेक्टेड अवार्ड आपको प्राप्त किया है, और ये इतने बड़े बड़े सम्मान आपने प्राप्त किए हैं, आपको कैसा लगा इन सम्मानों को प्राप्त करके? ये सम्मान तो देखो, मेरी जो कार्यशैली है जी, मैं उन महान व्यक्तियों का एक अपने मध्य प्रदेश के अंदर हितकारी महासभा है जी, उन लोगों ने सोचा कि भाई मंगल सेन जी, कभी वो हरिद्वार या कहीं बाहर जाते थे तो वो लोग हमको जरूर याद करते थे। एक बार कश्मीर में फंस गए थे वो लोग, तो हमको याद किया। तो कश्मीर के हमारे DIG श्री विजय कुमार जी हैं, हमने उनकी सहायता से उनको जो है जो समस्या थी उस समस्या से निकाला जी। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए हम लोगों के जिस तरह से काम आते हैं, तो देखते हुए जैसे समाज में हम काम करते हैं, वो सेवा के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, दवाई गोलियां बांटने का काम करते हैं। कोरोना काल में हमने काफी लोगों को अपनी दवाइयों के द्वारा और लोगों को बचाया, लोगों को स्टेशन तक छोड़ा, लोगों को खाने पीने की सुविधाएं दी। तो इन चीजों को देख करके उन्होंने सोचा कि हमको जो है अपना गौरव रत्न से सम्मानित किया गया। और एक दिल्ली के हमारे प्रजापति संगठन है छतरपुर के अंदर जी, उन्होंने भी हमको प्रजापति गौरव रत्न से सम्मानित किया जी। इन चीजों को देखते हुए फिर हमने एक किसी आप जैसे भाई ने हमको बताया कि ये सोशल रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी है, तो इसमें अपनी जितनी भी तुम्हारी योग्यता है इनको अगर डालोगे तो आपका जो है उनकी वेबसाइट पे तो आपका जो नाम है ना उसमें आ सकता है। तो हमने उस पर डाला उनकी वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर डाल करके हमारे को नाम हमारा आ गया। तो पूरे भारत के अंदर विश्व लेवल का वो प्रोग्राम था जी, जी। पूरे विश्व के अंदर प्रजापति समाज में तो हम 3 थे और हरियाणा के अंदर मैं अकेला था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल जी, आपको ऑनररी डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त होने के लिए। ये कहें कि आप डॉक्टर मंगल सेन प्रजापति के नाम से अब जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आगे बढ़ते हैं मंगल जी, जैसा कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है और अक्सर हम मुलाकातें करते रहते हैं, और इतने बड़े बड़े सम्मान आपको प्राप्त हैं, गौरव सम्मान और मानद उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि और न जाने क्या क्या, उसके बावजूद आप आपके भीतर एक विनम्रता और सेवा भाव का भाव हमेशा बना रहता है। इस सेवा भाव को, विनम्रता को आप कैसे बना के रखते हैं? क्या राज है इसके पीछे? इसका सबसे बड़ा राज होता है परिवार जी, और परिवार के अंदर होती है गृहिणी, जिसकी मातृ शक्ति गृहिणी खुश है, परिवार खुश है, वाह, तो आपके अंदर की जो जिज्ञासा है वो हमेशा हंसती रहेंगी, वाह, खिलती रहेंगी। मैं सबसे बड़ी प्रोटी जो देता हूँ मैं अपनी नारी शक्ति, अपनी अर्धांगिनी सुशीला देवी की देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। जो कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले मेरे को कपड़े प्रेस, नाश्ता
हैं, और बैग में जो भी तैयारियां हैं वो करके मेरे को मिल जाती हैं, तो मैं पूरे भारत में भ्रमण करने का मेरे को मौका मिल जाता है। वाह 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 और मेरे वाह। बच्चे हैं, वो कभी भी मेरे को ये नहीं कहते कि पापा आप कहाँ गए थे और अब क्यों आए हो। उनको ये पता है कि पापा जहां भी जा रहे हैं वो कहीं नेक जगह जा रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं। और तो मैं सबसे पहला जो मेरा अनुभव है जो ये है वो ये है कि परिवार खुश, गृहिणी खुश, तो आप और संसार खुश। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। हम ये भी जानना चाहेंगे मंगल जी, डॉक्टर मंगल सेन जी, के आज के युवा को खेल, शिक्षा और समाज सेवा के बीच संतुलन बनाने के लिए आप क्या संदेश देंगे कि युवा भी खेले भी, कूदे भी, पढ़े भी, आईएएस भी बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप क्या संदेश देंगे ताकि प्रजापति समाज और अन्य समाज के बच्चे आगे की ओर बढ़े? मैं अपने युवाओं को अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ओम प्रकाश जी हमारा युवा चाहे प्रजापति समाज का हो या अन्य समाज का हो जी, जब तक हमारा ये युवा जागरूक नहीं होगा, बिल्कुल, जब तक इस देश का भला नहीं होगा। तो ये हमको अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जी और राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा ये संदेश जा रहा है कि आज का युवा इस सरकार ने बहुत आगे कर दिया है। और कभी सुनने को भी नहीं मिलता था कि हमारे समाज में कोई कैप्टन भी मिलेगा। क्या बात है। जो कि हमारी बहन हरियाणा से हैं जी, हॉकी की कैप्टन है, क्या बात और है। 2 कैप्टन हमारे समाज से हैं जी जी और काफी गोल्ड मेडल हमारे समाज के बच्चे लाए हैं जी। और बाकी शिक्षा की तरफ भी आईएएस आईपीएस काफी निकल के आ रहे हैं। तो जो मेरे को देखने को मिला है कि पहले जो होता था ना वो केवल पैसे से काम होता था, और अब बच्चों के दिमाग से काम हो रहा है, बच्चों के दिमाग से, अनुभव से और शिक्षा के काम शिक्षा से से। हो रहा है। वाह, जो शिक्षित है वो आगे बढ़ रहा है। क्या बात है। जो युवा शिक्षित है वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं तो देश आगे देश आगे। वाह वाह मंगल जी, बहुत और यही मेरे देश की, ये देश जो मेरा भारत है जो महान है, वो केवल आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं संघ को। ये महानता की जो प्रेरणा है वो हमें संघ से मिली है। वाह, और हमारे अंदर कूट कूट कर हिंदुत्व की भावनाएं भरी हुई हैं। वाह वाह वाह। हम ये चाहते हैं कि हमारा हर हिंदू, हर युवा आगे बढ़े और उससे हमारे देश है। बहुत अच्छी मंगल जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप आरएसएस से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपको देश दुनिया का बहुत अच्छा अनुभव है। हम ये जानना चाहेंगे कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में प्रजापति समाज को राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं सहयोग मिल रहा है, क्यों नहीं सीटें मिल रही हैं, क्यों मंत्री नहीं है, कोई सांसद नहीं है, या कोई विधायक नहीं है, या आपके निगम में नहीं है वो नाम मात्र के हैं, और प्रजापति समाज की संख्या एक आंकड़े से काफी आगे है। तो ये क्यों राजनीतिक क्षेत्र से अछूता प्रजापति समाज को बनाया गया है, इस विषय में बताएं। माननीय ओम प्रकाश जी, आपको एक छोटी सी ही बात बता दूंगा जी, कि जब तक इस प्रजापति समाज के जो हमारे पीठाधीश्वर हैं, जिन्होंने दल बना रखे हैं, ये दल जब तक एक पैटर्न पर नहीं आएंगे तब तक ये हिस्सेदारी हमको नहीं मिलेगी। क्योंकि आज मेरे को देखने, मेरे पूरे भारत में भ्रमण रहता है और मैं किसी संगठन से अब जुड़ा हुआ नहीं हूँ जी। मैं केवल जो भी हूँ एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो उसके नाते मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ। पूरे भारत में मेरे को प्रजापति समाज बुलाती है, मैं नतमस्तक होकर के जाता हूँ। मेरे को यही देखने को मिलता है कि बैनर कभी तो किसी पार्टी उसका संस्था का मिलेगा जी, कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होंगे, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होंगे। मैं जाता सबके यहाँ हूँ, परंतु मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई आप जो है एक पैटर्न पे आ जाओ। पर आज मैं आपके इस टू मीडिया के माध्यम से सभी अपने देश के प्रजापति समाज के बंधुओं को, राष्ट्रीय अध्यक्षों को ये जरूर अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार दिल्ली के अंदर या पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी एक ऐसी जगह निश्चित कर दो कि पूरा प्रजापति समाज एक बैनर के नीचे आ जाएगा। उस दिन राजनीति तो क्या, आपके सभी
नतमस्तक हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। क्या मंगल जी ऐसा नहीं हो सकता, ये एक मेरे मन में अभी जिज्ञासा, एक प्रश्न आया है कि मान लीजिए हमारे प्रजापति समाज के पूरे देश में अनुमान लगाते हैं कि 50 संस्थाएं हैं, 100 संस्थाएं हैं, उन 100 संस्थाओं के ऊपर भी एक संस्था बना दी जाए ताकि वो एक संस्था प्रशासन से, विभाग से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, वो जो एक संस्था बनेगी इन 50 या 100 संस्थाओं के ऊपर, वो सीधी बात करे ताकि एक व्यक्ति बन जाता है, एक चैन बन जाती है। ताकि अब मान लीजिए 50 संस्थाएं अगर अलग अलग अपना लेटर देती हैं, अपनी अपनी बात करती हैं, तो सामने वाला भी सुन नहीं पाता है, उतना टाइम नहीं होता है। अगर उनके ऊपर एक संस्था बना दी जाए 50 के ऊपर या 100 के ऊपर, और वो व्यक्ति, वो उसके अध्यक्ष या प्रतिनिधि सरकार से बात करें, अपनी बात रखें, या राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, तो वो बात हो सकती है। क्या ये प्रयास ठीक रहेगा? बिल्कुल आपका प्रयास ठीक है, परंतु मैं अब एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है ना केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आगे से ये हटाना नहीं चाहता। नहीं, मैंने इस संस्था को खत्म करने, बंद करने के लिए नहीं कहा। आप अध्यक्ष बने रहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहिए, अपनी संस्था के प्रधानमंत्री बने रहिए, लेकिन उन संस्थाओं का भी एक संस्था बने जिसमें उन्हीं में से चयनित किया जाए जो सरकार तक, सरकार के नुमाइंदे तक अपनी बात को पहुंचा सके। अभी क्या है, बिखराव है, 5 उंगलियां अलग हैं। अगर वो एक हो जाती है तो ताकत बनती है, मजबूती बनती है और अपनी बात को कहा जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सराहनीय आपका संदेश है जी, और मैं इस संदेश को आपकी को बहुत नमन करता हूँ, और ऐसा होना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जो 2027 में और फिर उसके बाद में 5 साल के लिए हम फिर वंचित रह जाएंगे। क्या बात है। अभी एक नारा चल रहा है सोशल मीडिया पर प्रजापति समाज की ओर से कि सीट नहीं तो वोट नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो खैर मैं ये कहूंगा कि सीट नहीं तो वोट नहीं, ये तो अपना अधिकार है। जी 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 जी, जी। ये वोट नहीं तो ये कोई नारा नहीं। जी जी, हाँ, वोट तो देनी चाहिए। लेकिन एक 2027 के चुनावों की बहुत प्रजापति समाज, युवा समाज, प्रजापति समाज का युवा बच्चे आगे आ रहे हैं कि अगर 27 में अगर सीट नहीं तो वोट नहीं। इससे क्या प्रत्युत्तर जाता है? क्या सरकार को इस पे, इन शब्दों से, इन बातचीत से, इस नारे से असर पड़ेगा? क्या सरकार का ध्यान प्रजापति समाज की ओर आकर्षित होगा? हाँ, होगा, जरूर होगा। और देखो अब ये देख लो, सरकार में भी कभी सुनने को भी नहीं मिलता था। आज अपने जेल मंत्री भी हैं अपने धर्मवीर प्रजापति जी, और अच्छे पदों पे रहे जी, संघ के बाल काल से स्वयंसेवक भी हैं, तो समाज के अंदर अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर समाज की तरफ ध्यान नहीं होता तो आज इतने बड़े पदों पे हमारे नेता भी नहीं होते। ये एक है जी, पर नेक है। जी जी जी, मंगल जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ऐसे कई मंत्री और ऐसे कई एमएलसी और ऐसे कुछ लोगों की संख्या प्रजापति समाज की राजनीति में है। लेकिन प्रजापति समाज के जो लोग हैं, जो बंधु हैं, उनकी शिकायत ये है कि उनका ध्यान प्रजापति समाज की ओर नहीं है। वो नहीं सुनते, नहीं बात करते, हाँ तो कर देते हैं लेकिन उन समस्याओं का जिक्र तक नहीं करते। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि जो हमारे जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं वो स्टेपनी बनाई जाती है। थोड़ा विस्तार से बताइए कि सरकार में रहते हुए जो मौजूदा सरकार होती है वो प्रजापति समाज के लोगों को एज ए स्टेपनी रखते हैं। थोड़ा विस्तार से खुल के बताइए क्या बनाई जाती है ये, क्योंकि अगर हम एक सांसद बन के जाते हैं वोटों के द्वारा जी, तो हमारा मौजूद रहेगा जी है। और ओम प्रकाश जी ने आज मेरे को बुला करके यहाँ पर अपना वो किया है, तो मैं एक प्रतिनिधि सरकार में बना दिया जाए तो फिर वो स्टेपनी रह जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रजापति समाज को एकजुट होकर चुनाव में अपनी ताकत दिखाना चाहिए, तभी वो कार्यशैली कार्य करने के लिए वो व्यक्ति बन जाए। बिल्कुल, हम लड़ें, हर वार्ड से लड़ें, हर विधानसभा से लड़ें, और एक दूसरे का सहयोग करें। ये एक नारा था बहुत पहले कि हम पहले हारेंगे, फिर दोबारा हराएंगे और तिबारा में जीत कर आएंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी। तो ये अगर समाज वोट नहीं तो राजनीति नहीं तो वोट नहीं, ये कोई नारा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा
कि हर व्यक्ति को हर विधानसभा से लड़ना चाहिए, हाँ अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। हाँ जब तक हम ये नहीं दिखाएंगे हमारी विधानसभा में इतनी वोट आई है, तो ये तो हमारा एक राजनीतिक अधिकार है और ये हमारी ताकत है, मौलिक अधिकार है। मौलिक। वाह वाह वाह। मंगल जी, चलते चलते एक और आपसे प्रश्न करते हैं कि आजकल का जो युवा दंपति है वो अपने परिवार से एकल रहना पसंद करता है। आप और हम अपने परिवार में सामूहिक जीवन जी रहे हैं और जिया अपने अभिभावकों के साथ, लेकिन वर्तमान का जो युवा है, जो मेल फीमेल है, वो एकल रहना पसंद करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसके नुकसान, लाभ और हानि के बारे में बताएं कि एकल रहने के लाभ और हानि क्या है और सामूहिक परिवार में रहने के लाभ और हानि क्या है। मैं तो इतना थोड़ा सा मैं इस पे विचार डालूंगा कि जो एकल बच्चे हैं, हाँ, एकल बच्चे हैं, तो वो एकल बच्चे कुछ सोच नहीं पाते, अपनी बुद्धि को वहीं तक सीमित, अनुभव सीमित रहता है, इसलिए नहीं सोच पाते। हाँ। तो वो जो भी अपना एक्शन लेते हैं ना, वो अपने आप तक ही ले लेते हैं। ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा होगा, जितने भी आजकल के एकल बच्चे हैं वो सुसाइड करके मर रहे हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं और उनका अपना दाम्पत्य जीवन भी सुखमय नहीं होता, वो भी तलाक की नौबत पर पहुंच जाता है। तो ये केवल एकलपन का ही वो है, जिससे कि अब ये लगा लो मैंने अपने बच्चे की शादी की तो मैं जब तक परिवार के अंदर बैठ करके भोजन नहीं करूंगा, अपना झूठा उनको नहीं खिलाऊंगा, उनका झूठा मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरे संसार कैसे जाएंगे संस्कार। पहले ये होता था, माताएं चूल्हे पे खाना बनाती थी, हैं, तो उनका ये संदेश जाता था कि मेरे चारों बच्चे बैठे हैं, इधर बहुएं बैठी हैं, आज हफ्ते में एक दिन मेरा खाना बनाने का टाइम है भाई, मैं बहुओं को भी खिलाऊंगी। तो बहुओं का ये दिमाग में आती थी कि यार मेरी, अब जैसे मेरी जो अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, वो भी कहती है कि मेरी जो सासू थी वो हफ्ते में एक दिन जरूर चने का साग या विशेष, हाँ, उस दिन जरूर मेरे को खाना खिलाती थी। तो वो चीज, इस परंपरा से आने वाली जो पीढ़ी है, जो बहुएं हैं, बेटियां, वो सीखती है, हाँ, संस्कार रोपित होते हैं उनमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हम जितने आगे बढ़ रहे हैं तो संस्कारों से उतने ही पीछे हो रहे हैं। वाह वाह वाह। वही लोग इन चीजों से वंचित हो रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं जी। जैसे कि मेरी बेटी एक IAS बन गई, परंतु उसके दिमाग में ये आ गई मेरे को तो 5 लाख 10 लाख सैलरी मिल रही है, मैं IAS बन गई तो मैं खाना बना के क्यों खिलाऊंगी, मैं तो 2 वो रख लूंगी। बिल्कुल सही है। परंतु वो चीज ये नहीं देख पा रही आजकल के युवा कि जो हमारे हाथों की जो मांसपेशियां होती हैं, हाँ, योग होता है स्वस्थ रहने के लिए, हाँ, स्वस्थ रहने के लिए, बिल्कुल, उससे भी वंचित हो रहे हैं। वाकई। और बाकी जो ये रेखा है, जो माताओं के हाथ रोटी बनती थी, तो इसका भी एक लॉजिक होता था, ये जो हमारी रेखाएं ये सब जाती थी खाने के अंदर, तो वो प्रेरणा आती थी, वो प्रेरणा से भी वंचित हो जाता। वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी मंगल जी आपने। मुझे ऐसा लगता है कि आपने 3 से 4 पीढ़ियों के अनुभव को देखते हुए हमारे दर्शकों को अपनी बहुत सारी जानकारी दी है। और आपने, तो मैं एक और आपको जानकारी दे देता हूँ जी जी जी, वो मैंने नहीं दिया था जी, कि मेरा जो जीवन था ओम प्रकाश जी, वास्तविक एक रोने लायक जीवन था जी। मेरी माताजी के 11 बच्चे हुए जी, बचपन, जब उससे पहले जब शादी के बाद में, तो 11 ही बच्चे मर गए थे। ओहो। तो मेरा परिवार, मेरे पिताजी और माताजी, मेरे पिताजी अकेले थे मेरे बाबा के, तो बड़ा जीवन इस तरह से रहा उनका कि जिसका कोई मतलब कह ही नहीं सकते। अब जिसके 11 बच्चे मर गए हों, 11 साल खराब है गई, मतलब 15, और उससे मेरी माताजी से मेरी चाची ताइयां बोलने को भी राजी नहीं होती थी, बैठाने को भी राजी नहीं होती थी, अरे ये तो वो है, ये तो वो है, इस तरह से विवेक रहता था। तो जब उनको ये लगा, फिर बड़े भाई के पैदा हुए, फिर उसके बाद में मैं पैदा हुआ, मैं पैदा होकर मैं थोड़ा सामर्थ्यवान बना, सामर्थ्य मेरे अंदर आया, तो मेरे को देखने को मिला कि यार हमारा तो जीवन, हमारे माँ बाप का जीवन तो बहुत अंधकार में जिया है, मेहनत करके आ रहे हैं, तुरंत ही बच्चा मर रहा है उनका, और वो फिर शमशान घाट ले जा रहे हैं, उसको दबा के आ रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे, बड़ा। तो मेरी माताजी मेरे को बताती थी तो बड़ा रोना आता था। और आज जो ये दिक्कत आ रही है, तो वो यही तो आ रही है कि बहू तो सुनने को राजी नहीं, सास की बात है, लड़की तो सुनने को राजी नहीं माँ की बात है,
कौन बताएगा उन चीजों को। आज मेरी माँ जो थी मेरी पत्नी को बताती थी, बेटा मैंने बहुत संघर्ष झेला है। बिल्कुल। मैंने ये 3 जो आज है ना 3, तो मैंने जी इनको जो देखा है ना बड़े संघर्ष के साथ देखा है, बहुत कुछ तो खोया है। तो अब मेरी पत्नी मेरी पुत्र वधुओं को बताती हैं कि जो तुम ये देख रही हो ना, ये इसकी पीछे की वो देखो कि जहां तुम मेहनत और बलिदान जो दिया है, तुम्हारे पापा जो जा रहे आ रहे हैं, ये यहाँ तक जो बड़े हैं, ये कोई ना कोई प्रेरणा है। बिल्कुल, पीछे कोई ना कोई है, शक्ति है, अदृश्य शक्ति। हाँ, तो ये चीजें बताने को मिलती थी, तो हमारा जीवन बड़ा उसमें बचपन बहुत उसमें रहा। मेरे अंदर जिज्ञासा रही कि परमपिता परमात्मा मेरे को ज्यादा तो इतना बड़ा बनाना मत, मेरे को इतना जरूर बनाना कि मैं किसी के काम आऊं। वाह वाह वाह। तन समर्पित मन समर्पित, मेरा तो जीवन समर्पित। ओम प्रकाश जी, मैं यही कहूंगा कि मेरा जीवन है, यही है कि मैं समाज के काम आऊं। क्या बात। और जब तक काम आऊं, जब तक मेरी जान है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मंगल सेन प्रजापति जी, आपने अपने जीवन के बहुत सारे अनुभवों को हमारे दर्शकों से साझा किया और इस तरह से साझा किया कि जरूर उन्हें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। और आपने ट्रू मीडिया के लिए इतना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाथ जो आपने मेरे को यहाँ तक बुलाया और मेरे को यहाँ तक बढ़ाया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो कि एक छोटे से परिवार में से आपने मेरे को इस लायक समझा। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।